नमस्कार। मेरी आज की कहानी का नाम है करस। आज दीपिका बहुत उदास थी। उसके मन में खूब उथल पुथल मची हुई थी। सोच रही थी कि आज उसकी वीनू गुड़िया की शादी है। वह कैसी लगती होगी दुल्हन के रूप में श्रृंगार करके। बिल्कुल परी जैसी ही लगती होगी। मन करता है कि मैं उड़कर शादी मंडप में चली जाऊं, परंतु मेरा वहां जाना क्या उचित होगा? उसका पति कैसा होगा? वह उसे खुश तो रखेगा ना? कहीं उसके पिता वीर प्रताप सिंह जैसा ही ना हो। मन में ढेरों प्रश्न उमड़ रहे थे। फिर एक ही पल में सोचने लगी कि वीर प्रताप ने मुझे भी सादर आमंत्रित तो किया है, मैं भी चली जाऊंगी। परंतु दूसरे ही क्षण सोचने लगी कि मैं अपनी तलाकशुदा जिंदगी की परछाई उसके भविष्य पर नहीं पड़ने देना चाहती, अतः मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही विचारों के ज्वार भाटे का उतार चढ़ाव उसके मन को विचलित कर रहा था। सुबह की चाय पीते हुए उसने अंत में फैसला लिया कि मैं शादी मंडप में नहीं जाऊंगी। छिपकर ही वीनू को आशीर्वाद दूंगी। दुल्हन के रूप में सजी हुई वीनू को देखकर उसकी नज़र भी उतार लूंगी। माँ का हृदय है ना। दीपू को दीपू नाम वीर प्रताप सिंह ने ही दिया था। वह उसे प्यार से दीपू कहकर बुलाता था। दीपू को वीर प्रताप और वीनू से अलग हुए लगभग 22 वर्ष हो चुके थे। इतने वर्षों में तो काफ़ी कुछ बदल जाता है। ऐसा ही कुछ दीपू की जिंदगी में भी हुआ था। आज उसे दीपू नाम से भी घृणा हो चुकी थी। वह उस नाम को भी त्याग चुकी थी। वह वास्तव में बिन माँ की बालिका थी। बचपन में ही एक गंभीर बीमारी के कारण उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता ने जैसे तैसे करके दोनों बच्चों दीपिका और दीपक का पालन पोषण किया। दीपिका बड़ी थी, सो उसने रसोई का सारा काम संभाल लिया। घर का काम करने के साथ साथ पढ़ने में भी वह बहुत होशियार थी। छोटे भाई दीपक का भी खूब ध्यान रखती थी। इसी के साथ साथ उसे चित्रकला और संगीत का भी शौक था। मीरा के भजनों को वह हारमोनियम पर पूरी मन की गहराइयों से गाती थी। पेंटिंग्स भी वह ऐसी बनाती थी मानो सजीव हों। स्कूल और कॉलेज में उसने ढेरों इनाम जीते थे। वीर प्रताप भी कॉलेज में ही उसके संगीत का कायल था। वह काफ़ी इज्जतदार और रईस परिवार से संबंध रखता था। वीर प्रताप मन ही मन उसे चाहने लगा था। वीर प्रताप के माता पिता ना चाहते हुए भी दीपू के पिता से अपने बेटे के लिए दीपिका का हाथ मांगने आए थे। दीपिका के पिता ने उन्हें दो टूक कह दिया था कि राय साहब, आपकी और हमारी बराबरी नहीं है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अतः आप सोच विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लें। दीपिका इस बारे में कुछ नहीं जानती थी कि वीर प्रताप के मन में उसके प्रति प्यार के बीज अंकुरित हो चुके हैं। इसलिए उसने सारा फैसला अपने पिताजी के ऊपर छोड़ दिया था। वीर प्रताप के बहुत कहने पर और उसके माता पिता के आग्रह करने पर दीपिका के पिता ने इस रिश्ते के लिए अपनी सहमति दे दी और निश्चित तिथि पर दोनों विवाह बंधन में बंध गए। दोनों आपस में बहुत खुश थे। वीर प्रताप को अपना प्यार मिल गया था और दीपिका भी अब महलों की रानी बन चुकी थी। दीपिका के पिता को भी बेटी के भाग्य पर नाज था और उनके पैर भी धरती पर नहीं पड़ते थे। दीपिका और वीर अक्सर शाम को घूमने चले जाते और मनपसंद फिल्म देखते और बाहर होटल में ही खाना खा लेते। उनकी जिंदगी बहुत आनंदपूर्वक चल रही थी। वीर के पिता की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। सैकड़ों लोग उनकी फैक्ट्री में काम करते थे। घर में काम करने के लिए कई नौकर चाकर थे। जब दिन में वीर अपने काम पर चला जाता तो दीपिका दिन भर कोई काम ना होने के कारण अपना समय पेंटिंग करने में बिताती। कभी कभी शाम को चाय के समय सभी को कोई प्यारा सा गीत सुना देती, जिससे माहौल खुशनुमा हो जाता। अपनी पेंटिंग से उसने घर को खूब सजा दिया था। वीर भी दीपू जैसी पत्नी को पाकर बहुत प्रसन्न था।
वीर का बड़ा भाई भानु प्रताप अपने परिवार सहित विदेश में स्थायी तौर पर बस चुका था। विदेश में उसका काम अधिक होने के कारण उसने अपने माता पिता को भी वहीं बुला लिया। इधर माता पिता फैक्ट्री का सारा काम वीर को सौंपकर विदेश चले गए। घर में अब दीपिका और वीर ही रह गए थे। शुरू शुरू में तो दीपिका का मन घर में नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे वह महलनुमा घर में रहने की अभ्यस्त हो गई थी। अब उनके जीवन की बगिया में एक नन्हा सा फूल खिलने की दस्तक भी आ गई थी। अतः समय बड़ा हंसी खुशी बीतने लगा। निश्चित समय पर उनके घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया। घर की बगिया महक उठी। अस्पताल से दीपिका और नन्ही परी को बड़ी खुशियों से घर लाया गया। मिठाइयाँ बांटी गई, गरीबों को मनचाही सौगातें दी गई। बात क्या, वीर ने नन्ही परी के जन्म पर खूब रुपए न्यौछावर की। घर के काम के लिए नौकर चाकर तो थे ही, नन्ही गुड़िया के लिए एक आया का भी प्रबंध कर लिया गया। परंतु दीपिका गुड़िया के काम अधिकतर स्वयं ही करती थी। गुड़िया का नाम वीनू रखा गया। वीर भी गुड़िया को बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब दीपिका का अधिकतर समय वीनू के साथ बीतता था, जो वीर को अच्छा नहीं लगता था। वीर अपने आप को उपेक्षित सा महसूस करता था। इसी बीच वह शराब का आदी भी अधिक हो गया था। उसकी फैक्ट्री के ऑफिस में अकाउंटेंट के पद पर एक महिला, जिसका नाम सोनिया था, कार्यरत थी। वह बहुत खुले विचारों की लड़की थी, सुंदर भी थी, परंतु दीपिका से ज़्यादा सुंदर ना थी। आते जाते वीर को वह सुंदर मुस्कान के साथ आकर्षित करती। ऑफिस में बिना काम के भी वीर की कैबिन में आ जाती और काफ़ी देर तक बातें करती रहती। वीर अब घर में आकर दीपू से कटा कटा सा रहता। वीर शाम को अकेला ही घूमने निकल जाता। वह दीपू से जाने के लिए पूछता भी नहीं था। वह भी यही सोचती थी कि वीनू छोटी होने के कारण मैं इतनी देर के लिए जा भी नहीं सकती। वीर को इससे और ज़्यादा मौका मिल जाता और वह सोनिया को साथ ले जाता और काफ़ी रात गए देर को घर लौट कर आता। कभी कभी तो खाना खाने के लिए भी मना कर देता। दीपू उसका खाना खाने के लिए इंतज़ार करती रहती, पर वह भूख ना होने का बहाना बनाकर टाल देता। इसलिए वह भी अक्सर रात को भूखी ही रहती। धीरे धीरे वीर का घर में दीपू के प्रति व्यवहार काफ़ी बदल गया था। सुबह उठने पर भी वीर तैयार होकर जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल जाता। वह नन्ही वीनू में भी कोई दिलचस्पी ना दिखाता और ना ही दोपहर के लिए खाना लेकर जाता, क्योंकि सोनिया ही अब प्रतिदिन उसके लिए खाना बनाकर ले आती थी। दोनों इकट्ठे ही खाना खा लेते थे। सोनिया और वीर की नज़दीकियाँ अब बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे यह सब बातें अब स्टाफ मेंबरों में भी होने लगी। अब शाम के समय घर में अक्सर ही दीपू और वीर में कहासुनी होने लगी। ज़रा सी बात पर दोनों में तकरार होने लगी। वीर दीपू को ताने मारता कि तुम्हें तो जरा भी सलीका नहीं है पति को खुश रखने का, और ना ही तुम फैक्ट्री मालिक की बीवी बनने के काबिल हो। तुम्हें क्या पता बड़े घरों के तौर तरीकों का। गरीब की झोंपड़ी से उठकर महलों में आ गई हो। तुम्हें क्या पता बड़े घरों में कैसे रहा जाता है। मैं आलीशान घर में तुम्हें ले आया हूँ, नहीं तो अब तक तो झोंपड़ी में ही पड़ी रहती। इन सब तानों को सुनना अब उसकी आदत सी हो गई थी। वह विरोध करती भी तो किसके बल पर, क्योंकि उसके पिताजी भी अब दुनिया से जा चुके थे और वीनू भी अभी 1 साल की ही थी। वीर प्रतिदिन सोनिया के साथ अय्याशी करता। एक दिन ऑफिस में कोई पार्टी थी जिसमें दोनों को जाना था। वीनू को आया के पास छोड़कर दोनों पार्टी में चले गए। वहाँ पर वीर दीपू के साथ कम और सोनिया के साथ ज़्यादा व्यस्त था और दोनों ने इकट्ठे डांस भी किया। दीपू एक और अलग बैठी अपने आप को तिरस्कृत महसूस कर रही थी। कथूरिया साहब और मित्तल साहब ने तो दीपू को यहाँ तक बता दिया
कि मैडम, वीर और सोनिया की अब शादी होने वाली है। दीपू यह सब सुनकर स्तंभित रह गई। घर आने पर दीपू ने वीर से जब सोनिया के बारे में बात की तो उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। दीपू के बहुत पूछने पर कहने लगा, वह मेरी मित्र है, इसमें गलत भी क्या है? वह सुंदर है, सुशील है, मुझे खुश रखती है, मेरे साथ घूमती है। उसकी एक मधुर मुस्कान ही एक नौजवान को आकर्षित करने के लिए काफ़ी है। तुम तो पता नहीं किस सदी की औरत हो, जिसमें पति के साथ रहने का सलीका ही नहीं है। वीर रोज़ रात को शराब के नशे में धुत होकर आता और दीपू के साथ लड़ाई झगड़ा करता। एक दिन तो हद ही हो गई कि रात को 12 बजे वह सोनिया को अपने साथ घर ही ले आया। जब दीपू ने इसका विरोध किया तो दीपू को 2 चांटे लगाकर घर से निकल जाने के लिए कह दिया। वह बहुत मिन्नत करने लगी कि मैं इस समय कहाँ जाऊँगी, वीनू पर तो तरस करो, वीनू की खातिर मुझे घर से ना निकालो, मैं एक कोने में पड़ी रहूँगी अपनी बेटी के साथ। लेकिन सोनिया और वीर ने दीपू को बालों से घसीटकर घर से बाहर निकाल दिया। जब दीपू वीनू को उठाने लगी तो वीर ने कहा, मेरी बेटी वीनू महलों की रानी है, वह महलों में रहेगी। तू अपने साथ ले जाकर क्या इसे भी भिखारिन बनाना चाहती है? खबरदार, जो वीनू को छुआ भी तो मार मार कर तेरे प्राण ले लूँगा। साथ ही वीर ने तलाक के कागज उसे दिए और हस्ताक्षर करने के लिए कहा। दीपिका ने सोचा कि जब व्यक्ति मन से ही एक दूसरे का साथ छोड़ने के लिए तैयार हो तो फिर जबरदस्ती किसी के साथ रहा भी कैसे जा सकता है। इसलिए उसने बिना कोई तर्क वितर्क किए तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए और घर से बेटी को बार बार देखती हुई रोती हुई बाहर निकल गई। दीपिका रात भर घर की चौखट पर बैठी आंसू बहाती रही। सूर्य उदय होने पर वह अनजान रास्ते की तरफ अंधकारमय भविष्य की ओर चल पड़ी। आया मौसी ने भी सुबह ही घर छोड़ दिया और कहा, जिस घर में लक्ष्मी का सम्मान ना हो वहां मैं नहीं रहूंगी। अब यह तुम्हारा घर लक्ष्मी विहीन हो जाएगा, क्योंकि जहां पर साक्षात लक्ष्मी का सम्मान ना हो तो लक्ष्मी भी वहां से रूठ जाती है और तुम भी दर दर की ठोकरें खाओगे। दीपिका अब जिंदगी की नई पारी खेलने के लिए हृदय में नन्ही परी का चित्र संजोए लक्ष्यहीन दिशा की ओर बढ़ रही थी। वह सोच रही थी कि दुनिया में उसके पंखों को नोचने के लिए बाज तैयार बैठे हैं। वह जाए तो जाए कहाँ? एक अकेली स्त्री जहाँ भी जाएगी लोग उसे क्रूर दृष्टि से ही देखेंगे। एक तो उस पर त्यक्ता की मोहर लग चुकी थी। कुछ भाग दौड़ करके उसने एक दफ्तर में छोटी सी नौकरी ढूंढ ली थी और एक कमरा भी किराए पर ले लिया था। दफ्तर का मैनेजर उसे हमेशा कुदृष्टि से ही देखता। एक दिन उसने दीपिका से जबरदस्ती करनी चाहिए। किसी तरह वह लोगों की मदद से वहां से भागी और फिर दोबारा कभी ऑफिस में ना गई। जहां भी नौकरी ढूंढने जाती उसे ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ता। इस प्रकार उसने 2-3 दफ्तरों में नौकरी करके छोड़ दी। उसके पास चित्रकला और संगीत की कला तो थी ही, अतः वह ललित कला विकास मंच से जुड़ गई। लड़कियों को चित्रकला और संगीत की शिक्षा भी देने लगी। ललित कला विकास मंच के जो मुखिया थे उन्होंने उसकी कला को पहचाना और उसे ज़्यादा निखारने में सहयोग दिया। उन्होंने उसमें गायन तथा चित्रकला में साक्षात सरस्वती माँ को देखा और उसे शारदा नाम से अलंकृत किया। शारदा ने अनेक स्थानों, कॉलेजों, स्कूलों, संस्थाओं और राष्ट्रीय स्तर पर चित्रकला, पेंटिंग्स तथा गायन में खूब शोहरत हासिल कर ली। उसके प्रोग्राम टीवी, रेडियो पर भी प्रसारित होने लगे तथा उसकी पेंटिंग्स प्रदर्शनी का आकर्षण केंद्र होती। दूसरी ओर वीर प्रताप धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर होता गया। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ औरतों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। वहाँ सुख, संपत्ति, समृद्धि तथा खुशहाली का वास होता है। जहाँ पर औरतों पर अत्याचार बढ़ जाए वहाँ से लक्ष्मी और सरस्वती रूठ जाती है, वैभव कोसों दूर भाग जाता है। ऐसा ही कुछ वीर प्रताप सिंह के साथ भी हुआ। जब से दीपू
इस घर से निकाली गई मानो सुख शांति भी उसके साथ ही चले गए। जहाँ पहले साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी, वहाँ अब विपन्नता और दुखों ने डेरा डाल लिया था। फैक्ट्री और घर बिक चुके थे। वे अब किराए के मकान में रहते थे। किसी के पास छोटी सी नौकरी करके जीवन यापन चल रहा था। सोनिया भी अब बहुत पछताती थी कि किसी शादीशुदा औरत का घर तबाह करके मुझे सुख कैसे मिल सकता है, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। वीनू भी अब बड़ी हो गई थी। उसकी पढ़ाई समाप्त होने के बाद वीर प्रताप ने कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी निश्चित कर दी थी। एक बार एक कला प्रदर्शनी में वीर प्रताप को जाने का मौका मिला, क्योंकि जिस संस्थान की तरफ से यह आयोजन किया जा रहा था, उस संस्थान में वीर प्रताप उन दिनों आयोजक के साथ काम कर रहा था। उस कला प्रदर्शनी में शारदा की पेंटिंग्स ने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। अंतिम दिन सभी राज्यों की अनुपम कलाकृतियों को पुरस्कृत किया जाना था। मंच पर शारदा की कलाकृतियों को सर्वोत्तम पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया तथा उसे सम्मानपूर्वक मंच पर बुलाकर माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा सम्मानित किया गया। वीर प्रताप यह दृश्य देखकर दंग रह गया। वीर प्रताप ने कुछ दिनों में दीपू से मिलने का निश्चय किया। किसी तरह उसका पता प्राप्त करके वह उससे मिलने जा पहुंचा। वह शारदा जी के दफ्तर के बाहर खड़े द्वारपाल से कहने लगा कि मुझे मैडम से मिलना है, तो द्वारपाल उसकी स्वीकृति लेने के लिए अंदर गया। शारदा ने पर्ची पर उसका नाम देखकर मिलने की स्वीकृति दे दी। द्वारपाल के कहने पर वह अंदर दाखिल हुआ और उसे देखकर हैरान हो गया। साफ सुथरा कमरा, घुमावदार आरामदायक कुर्सी, पेंटिंग से सुसज्जित कमरे में बिछा महंगा कालीन और सामने लगा महंगा सोफा, यह सब देखकर वह दंग रह गया। कमरे में एक और रखे विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र कमरे की शोभा में और भी चार चांद लगा रहे थे। अपने आप को संयत करते हुए वीर बोला, दीपू, जब से तुम। बात काटते हुए वह बोली, दीपू नहीं शारदा। दीपू तो कब की मर चुकी है। अब मैं शारदा हूँ और यहाँ तुम्हारा स्वागत है। देखो, यहाँ पर कुछ भी तुम्हारा नहीं है, ना तुम्हारा महलनुमा घर, ना तुम्हारा नाम, ना तुम्हारा सामान, कुछ भी नहीं है ना। सब कुछ नया नया है ना। वीर प्रताप कहने लगा, मुझे अधिक शर्मिंदा मत करो। जब से तुम घर से आई हो, मेरा विश्वास करो, घर घर नहीं रहा। मैं तुम्हारे साथ ही सब कुछ खो चुका हूँ। मेहनत मजदूरी करके घर का निर्वाह चला रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें पहचान ना सका, तुम्हारा आदर ना कर सका। अब तो वीनू भी बड़ी हो गई है, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही सुंदर और सुशील। छोटी सी वीनू की फोटो दिखाते हुए शारदा बोली, मेरी तो वीनू अभी भी इतनी सी ही है जितनी मैं उसे छोड़कर आई थी। शारदा फिर कहने लगी, और हाँ, आपकी बीवी तो ठीक ही होगी। वह सुंदर है, सुशील है और सभ्य है, और उसे यह भी सलीका है कि पति को खुश कैसे रखा जाता है। तो हाँ, बताइए, आप किस काम के लिए आए हो? अब कुछ काम की बातें करते हैं। वीर प्रताप कहने लगे, वीनू की शादी रखी है, शादी में आपको आना होगा। यदि तुम शादी में आओगी तो मैं, वीनू और सोनिया अपने आप को धन्य समझेंगे। शारदा कहने लगी कि राज्य की तरफ से संस्था द्वारा एक कला प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें मेरी पेंटिंग्स को भी स्थान दिया गया है और मुझे वहाँ गायन के लिए भी निमंत्रित किया गया है। वीर साहब, वहाँ से इतनी राशि तो मुझे मिल ही जाएगी जिससे आपकी प्रतिष्ठा के अनुसार मेरी वीनू की शादी हो जाएगी। एक माँ हूँ ना, एक बेटी की माँ, कर्जदार जो ठहरी। वीर प्रताप की आंखों से निर्बाध गति से झरने के भांति आंसू बह रहे थे। इतने में चाय आ गई। दोनों ने मौन रहकर चाय पी। मौन में भी कितना कुछ कह गए थे वे। उठते समय वीर प्रताप ने कहा कि शादी में अपनी गुड़िया को आशीर्वाद देने जरूर आना। शारदा ने कहा, तुम प्रदर्शनी में अवश्य आना और यह राशि आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी, आप फिक्र ना करें। और हाँ, एक बात और, मैं शादी में अवश्य आऊँगी, अपनी वीनू की शादी में उसे आशीर्वाद देने के लिए, अपना कर्ज उतारने के लिए, ऋण से ऋण होने के लिए,
शारदा वीनू के शादी समारोह में उपस्थित न हुई। जब बारात विदा होने लगी तो दीवार की आड़ में छिपकर खड़ी हो गई और वीनू और दामाद को ढेरों आशीर्वाद के साथ विदा किया और मन में चैन की सांस ली और अपने आप को कर्ज से मुक्त पाया। हाँ, सचमुच बेटी के कर्ज से मुक्त। दोस्तों, यदि ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके।